हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। जैसे कि आपको पता है कि हम वीकली करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हम अगस्त महीने के सारे वीकली करंट अफेयर मतलब 4 के 4 सेट कवर कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले वीक ऑफ सितंबर के करंट अफेयर, मतलब 1 सितंबर से स्टार्ट करेंगे और 8 सितंबर तक के करंट अफेयर्स जो हैं इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। टोटल 60 करंट अफेयर्स हैं, तो ध्यान से वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सितंबर के पहले हफ्ते के करंट अफेयर, मतलब 1 से लेके 8 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छी तरह से कवर करेंगे। हर करंट अफेयर को आपने ध्यान से सुनना है, उसको देखना है। तो पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को रिसेंटली 4000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है? कौन से बैंक की तरफ से? एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, ताकि मेडिकल कॉलेजेस बना सके 12 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ये स्टेट है हमारे पास महाराष्ट्र, तो सेकंड इसका आंसर होगा। तो बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है ये कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 4000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, ताकि 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर सके, जहां पे एक भी मेडिकल कॉलेज जो है वो नहीं है। इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे जलगांव है, सतारा है, अलीबाग है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 12 डिस्ट्रिक्ट्स में ये मेडिकल कॉलेजेस को सेटअप करेंगे। और महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने ये मैसेज स्पेशली जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के सामने रखा, और उन्होंने इस तरह से लोन जो है वो हमें प्रोवाइड किया। टोटल लोन 4000 करोड़ रुपए का एडीबी की तरफ से दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, कर्नल अब्दुल्लाह माइगा वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द टेम्परेरी और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये माली के टेम्परेरी तौर के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। इसके पीछे कारण था कि जो माली के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था चौगल चौगल माइगा, पूरा नाम था चौगल माइगा। तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट करा गया, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी,
जिसके चलते हुए फिर आर्मी से एक बंदे को बुलाया गया जिनका नाम है अब्दुल्लाह माइगा, जिनको टेम्परेरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। इससे पहले कर्नल माइगा जो हैं वो गवर्नमेंट के स्पोक्समैन भी रह चुके हैं और मिनिस्टर भी रह चुके हैं टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की। आप फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। तो माली के टेम्परेरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर बनाए गए कर्नल अब्दुल्लाह माइगा। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? अगर हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की कुछ अप्रूवल्स देखें जो रिसेंटली सितंबर के महीने में उन्होंने दी हैं, तो एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है कि आदित्य मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को मर्ज किया जाएगा उन्नति माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि यहाँ पे उन्नति माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड नहीं आएगा, ये आएगा उमंग कमर्शियल कंपनी। उमंग कमर्शियल कंपनी, तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, सीसीआई ने अप्रूव किया है कि आदित्य मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को उमंग कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है कि 35.43% स्टेक जो है ओलम एग्री होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो है वो सेलियक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ से खरीदा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपने सिर्फ लाइन को पढ़ना है और इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सीसीआई ने यह भी कहा है कि 7.49% जो शेयर होल्डिंग होगी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड की, वो चली जाएगी कैलाडियम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास। तो ये भी आपने सिर्फ एक तरह से स्टेटमेंट को रीड करना है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रूवल या मर्जर से रिलेटेड ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन इसमें पहला पॉइंट गलत था, तो गलत पूछा है, तो आंसर हमारे पास क्या होगा? ओनली ए। तो 3 का आंसर हमारे पास ओनली ए होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। फॉर्मर सोवियत यूनियन प्रेसिडेंट और नोबेल पीस प्राइज अवॉर्डी मिखेल सर्गेविच गोर्बाचेव, उनका रिसेंटली देहांत हो गया है। उनको कौन से ईयर में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो आपने इसमें कीवर्ड याद रखना है मिखेल सर्गेविच, और इनको दिया गया था 1990 में नोबेल पीस प्राइज। तो सेकंड इसका आंसर होगा। तो मिखेल जो है वो लास्ट लीडर थे सोवियत यूनियन के, मतलब प्रेसिडेंट थे, और इनका 91 की ईयर एज में डेथ हो गया और इनका डेथ हुआ है मॉस्को के अंदर। और जो गोर्बाचेव हैं ये नोबेल पीस प्राइज जीते हैं 1990 में, क्योंकि इन्होंने कोल्ड वॉर को जो है वो खत्म किया था सोवियत यूनियन के अंदर बिना कोई खून बहाए हुए। तो ये बहुत ही खास बात थी, इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिखेल को दिया गया। और आप कह सकते हो सोवियत यूनियन के जो ये प्रेसिडेंट रहे हैं वो 1990 से 91 रहे हैं, और 91 में तो सोवियत यूनियन जो है वो बिखर चुका था, डिवाइड हो चुका था। नेक्स्ट आते हैं, अगस्त 2022 में दीपिका मिश्रा जो हैं वो पहली वुमेन बन चुकी हैं जिनको वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया। अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली औरत जिसको वायुसेना मेडल दिया गया वो कौन है? दीपिका मिश्रा। और वायुसेना मेडल जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है? अब देखो, वायु से ही पता लग रहा है कि ये मेडल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दिया जाता है, तो आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। तो विंग कमांडर हैं दीपिका मिश्रा, पायलट है इंडियन एयरफोर्स में, तो उनको वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया है और फर्स्ट वुमेन बनी है जिनको ये प्रेस्टिजियस मेडल जो है वो दिया गया है। और आप कह सकते हो इनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन के अंदर। जब मध्य प्रदेश के अंदर फ्लड्स आए थे, बाढ़ आ गई थी, तब इन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया था। इस काम के लिए इनको ये वायुसेना मेडल मिला है। लेकिन केवल इन्हीं को नहीं मिला, अगर आप वुमेन कैटेगरी में देखोगे तो सिर्फ दीपिका मिश्रा हैं, लेकिन अदरवाइज और भी लोगों को मिला है। जैसे कैप्टन रवि नंदा को ये मेडल दिया गया है, राहुल सिंह को भी ये मेडल जो है वो दिया गया है। ग्रुप कैप्टन राहुल सिंह और ग्रुप कैप्टन रवि नंदा को भी दिया गया है, क्योंकि उन्होंने देवी शक्ति ऑपरेशन के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया था। और आपको पता होना चाहिए देवी शक्ति ऑपरेशन क्या था, कि काबुल से इंडियंस को वापस लेके आना, क्योंकि काबुल के ऊपर आपको पता है तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, जिसके कारण जब बहुत से इंडियंस वहां पे फंसे हुए थे तो उनको वापस लेके आने के लिए हमने एक मिशन चलाया था देवी शक्ति। तो इसमें कैप्टन रवि नंदा और राहुल सिंह ने बहुत ही अपना योगदान दिया था, जिसके कारण उनको वायुसेना मेडल दिया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने रिसेंटली एक प्रपोजल पास किया है इंडिया का पहला नाइट सफारी इन कुकरेल फॉरेस्ट एरिया। तो नाइट सफारी चलाया जाएगा। नाइट सफारी बेसिकली क्या होता है, एक छोटी सी गाड़ी होती है जो कि आपको पूरे जंगल की सैर करवाती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? नाइट सफारी। रात को चलेगी तो नाइट सफारी कह देते हैं, कुकरेल फॉरेस्ट एरिया के अंदर। और कुकरेल फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? लखनऊ के अंदर स्थित है। तो आंसर क्या होगा? एक होगा। तो आपने याद रखना है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि इंडिया का पहला नाइट सफारी जो है
वो कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में होगा और वो कहाँ पे है दोस्तों, लखनऊ। आप इसकी एक नज़ारा जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर। और इस प्रपोजल के तहत 2027 हेक्टेयर का फॉरेस्ट एरिया जो कि कुकरेल के अंदर आता है वो जूलॉजिकल गार्डन भी रहेगा और साथ में नाइट सफारी एरिया भी रहेगा। और जू जो है वो ऑलमोस्ट 150 एकड़ एरिया में फैला होगा और जो नाइट सफारी है वो 350 एकड़ एरिया में फैला होगा। और कुकरेल जो प्रोजेक्ट फॉरेस्ट है उसमें क्रोकोडाइल भी होंगे, घड़ियाल भी होंगे, टॉर्टवाइस भी होंगे। तो ये लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल के अंदर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जो रिसेंटली कैबिनेट अप्रूवल दिए गए हैं 31 अगस्त 2022 को? देख लेते हैं कौन कौन से सही हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने कहा है कि हम 1200 करोड़ रुपया जो है वो प्रोवाइड करेंगे स्पेशली पल्सिस के लिए, चना के लिए, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को दो स्कीम्स के तहत, एक तो प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत, एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तहत। तो ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। इसी तरह से कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने यह भी कहा है कि हम प्रोक्योरमेंट ज्यादा करेंगे प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत 3 क्रॉप्स की। लाइक पहले 25% प्रोक्योरमेंट करते थे, अब 40% जो है वो क्वांटिटी हम प्रोक्योर करेंगे 3 फसलों की, तुर की, उड़द की और मसूर की। मतलब तीनों दालें हैं तो इनकी जो फसल है वो ज्यादा हो सकती है, तो इसकी प्रोक्योरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत। और ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के साथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। तो जितना भी जनजाति जीवन है उसको कंजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए नेपाल के साथ हमने एक एमओयू साइन किया और कैबिनेट ने उसको भी अप्रूव कर दिया। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ABC 4 जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी ऐसी पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन चुकी है जो कि मनी ट्रांसफर सर्विसेज जो है वो नेपाल को प्रोवाइड करेगी इंडिया से? उसने टाई अप किया है IME इंडिया के साथ ताकि वो नेपाल में भी अपनी सर्विसेज, मनी ट्रांसफर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। और ये हमारे पास है मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, सेकंड होगा। तो याद रखना आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए कि मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड जो है वो उसने IME इंडिया या IME फॉरेक्स इंडिया के साथ टाई अप कर लिया है ताकि रेमिटेंस सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके, ताकि पैसे को इधर उधर इंडिया से नेपाल जो है वो भेजा जा सके। तो मुथूट फाइनेंस ऐसी पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो मनी ट्रांसफर सर्विसेज प्रोवाइड करेगी इंडिया टू नेपाल, इंडिया टू नेपाल। और इस नई पार्टनरशिप के साथ IME इंडिया, मुथूट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन को, जो कि नेपाल की पॉपुलेशन इंडिया में रिजाइड कर रही है, उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी ताकि वो पैसे को नेपाल के अंदर भेज सकें। तो पहली NBFC जो है वो मुथूट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। इससे पहले बैंक्स ने बहुत से टाई अप किए हैं, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक जो है उसने ग्लोबल IME बैंक नेपाल के साथ टाई अप किया था इंडो नेपाल रेमिटेंस सर्विसेज के लिए, लेकिन NBFC पहली मुथूट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। तो आप देख सकते हो मुथूट फिनकॉर्प और IME इंडिया। As per the list of 10 most valued companies by the market capitalization के अंदर इंडिया की 10 मोस्ट वैल्यूड कंपनी अगर 30 अगस्त 2022 तक देखें तो अदानी ट्रांसमिशन जो है वो कौन से नंबर पे आ चुकी है, और एक कंपनी जो है वो बाहर निकल गई है टॉप 10 में, वो 11th पोजीशन पे आ चुकी है। तो अदानी दोस्तों 9th नंबर पे है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो कि पहले टॉप 10 में होती थी, अब वो बाहर निकल गई है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर से, अब वो 11th नंबर पे चली गई है। तो याद रखना है LIC को बाहर निकाल दिया गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन की टॉप 10 लिस्ट के अंदर। मतलब कह सकते हो ये तो ऑटोमेटिक है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी ज्यादा नहीं है। और दो कंपनीज और इसमें आ चुकी हैं, एक तो बजाज फाइनेंस आ चुका है दोस्तों, एक अदानी ट्रांसमिशन आ चुका है। अदानी ट्रांसमिशन का जो रैंक है वो हमारे पास क्या है, 9th है, और हमारे पास बजाज फाइनेंस का जो रैंक है वो 10th है। और 11th पे आपको पता है LIC है। लेकिन पूरे इंडिया की मोस्ट वैल्यूड मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी जो है वो आपको पता है कौन सी है, रिलायंस है। पहले नंबर पे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें, क्योंकि इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 17.8 लाख करोड़ है। और इसके बाद TCS का आता है दूसरा स्थान, TCS आता है, फिर तीसरा आता है HDFC बैंक, फिर हमारे पास चौथे पे आता है इन्फोसिस, पांचवें पे हमारे पास आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो इसके बाद और भी बहुत सी कंपनीज, आपको सब याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपने याद रखना है LIC बाहर निकल गया है और अदानी ट्रांसमिशन 9th नंबर पे है।
नेक्स्ट आते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है 2022 का इंडिया में कब मनाया गया। तो आपको पता है सितंबर के पहले हफ्ते इसको मनाया जाता है। 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है वो मनाया जाता है। और इस बार जो इसका थीम रहा वो क्या रहा, आप लिख सकते हैं वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स, तो ये इसका थीम है 2022 का। और इसमें अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि अच्छा न्यूट्रिशियस फूड हमने खाना है, अपनी हेल्थ का जो है वो ध्यान रखना है, खासी खास कि ह्यूमन लाइफ्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसका मेन मकसद ये भी है कि पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि हमने अच्छी ईटिंग हैबिट्स, मतलब बहुत ही अच्छी ईटिंग हैबिट्स को अडॉप्ट करना है, क्या खाना है, इवन क्या नहीं खाना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट न्यूट्रिशन वीक जो है वो दोस्तों 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच में मनाया गया था 1982 में। नेक्स्ट आते हैं एडिडास के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैस्पर रॉस्टर्ड। उन्होंने कह दिया है कि वो अगले साल 2023 में जो है वो अपना इस्तीफा देंगे। एडिडास का हेडक्वार्टर जो है वो आपने बताना है कहाँ पे है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो पहली लाइन में है। कैस्पर रॉस्टर्ड इस टाइम पे एडिडास के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जो 2023 में अपना पद जो है वो छोड़ने वाले हैं। एडिडास का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, हर्सो जेनवारा में। और वो कहाँ पे स्थित है, जर्मनी के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो एडिडास के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो अपना सक्सेसर ढूंढ रहे हैं। तो 2023 में ये अपना रेजिग्नेशन जो है वो देंगे। और ये 2016 से जो है वो सीईओ के पद पे बने हुए हैं। और बोर्ड ने भी ये म्यूचुअली एग्री किया है कि ठीक है अगले साल आप अपना रेजिग्नेशन जो है वो हैंड ओवर कर सकते हैं। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? अगर हम कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की अप्रूवल्स देखें जो रिसेंटली सितंबर 2022 के पहले हफ्ते में दी गई हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं। तेजस मार्क 2 जो कि एक नया वर्जन है तेजस का, फाइटिंग जेट प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर की है। और 6500 करोड़ से भी ज्यादा पैसे जो है वो इसमें लगाए जाएंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तेजस मार्क 2 के ऊपर काम हो रहा है क्योंकि मार्क 1 जो है वो ऑलरेडी वर्किंग में है। इसको डिजाइन किया गया है डीआरडीओ की ही एक ऑर्गेनाइजेशन, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से। तो आपने सिंपली याद रखना है कि इसको डीआरडीओ की तरफ से डिजाइन किया गया है। और एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर तैयार किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर जो है वो एचएएल का है। तो एचएएल के साथ मिलकर डीआरडीओ ने इसको डिजाइन और डेवलप किया है। तो बी स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि तेजस मार्क 2 जो है वो नए पावरफुल इंजन के साथ आएगा। इसमें 414 इंजन यूज किया जाएगा और जो कि 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट के साथ आएगा, जबकि MK1 में 404 इंजन को यूज किया जाता था। तो अपग्रेडेड इंजन है, तो बिल्कुल सही है। MK2 को अभी डेवलप किया जा रहा है, MK2 जो है वो जल्दी ही तैयार होगा। तो आपने याद रखना है तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। और तेजस मार्क 2 के बारे में बात हो रही है, ऑल ABC जो है वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो तेजस 2.0 के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है। सितंबर 2022 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपने एक पैनल को रीस्ट्रक्चर किया है जो कि बनाया गया था स्पेशल साइबर सिक्योरिटी के लिए। और ये कमेटी पहले 4 मेंबर्स की होती थी, अब 6 मेंबर्स की कर दी गई है। और आपने याद रखना है कि इसको चेयर कौन करेगा, इस कमेटी को हेड करेंगे नवीन कुमार सिंह। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड होगा। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपनी 4 मेंबर की कमेटी को रीस्ट्रक्चर किया है जो स्पेशली किसके ऊपर बनाई गई है, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। इसका मतलब है कि जो कैपिटल मार्केट है उसको सिक्योर किया जा सके साइबर थ्रेट से, जो कि साइट्स हैक कर लेते हैं, पीछे से कोई ईमेल ऐसी भेज देते हैं कि वायरस आ जाता है। तो इस तरह के साइबर अटैक से जो है वो बचाया जा सके। तो कमेटी के अंदर अब 6 मेंबर होंगे, 4 नहीं होंगे। और उसको लीड करेंगे नवीन कुमार सिंह जी, जो कि डायरेक्टर जनरल के पद पे हैं नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्शन सेंटर के अंदर। लेकिन आपने सिर्फ नाम जो है वो यहाँ पे याद रखना है। तो आप देख सकते हैं सेबी ने अपना पैनल जो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर था उसके अंदर 6 मेंबर जो है वो लगा दिए गए हैं। उस पेमेंट सर्विसेज कंपनी का नाम बताना है जिसने इंडस्ट्री का पहला कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। इसका नाम भी यही है, कैशबैक क्रेडिट कार्ड, या इसको कह सकते हो कैशबैक SBI कार्ड। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड होगा। तो SBI कार्ड की तरफ से कैशबैक SBI कार्ड को लॉन्च कर दिया गया है। ये इंडस्ट्री का पहला कैशबैक क्रेडिट कार्ड है जिसके अंदर आप कोई भी ऑनलाइन स्पेंडिंग अगर करते हो तो उसमें आपको कैशबैक जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्रेडिट कार्ड जो कि इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि जो सिंपल कंज्यूमर है वो भी प्रीमियम कंज्यूमर के अंदर जो है वो शामिल हो सकें। तो इस कार्ड का जो डिजिटल एप्लीकेशन है SBI की, जिसका नाम है SBI कार्ड स्प्रिंट, SBI कार्ड स्प्रिंट, उस पे जाके आप इसको अवेल कर सकते हैं।
इवन ये सब तरह के लोगों के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी जो है इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ विनर्स ऑफ 64th रमन मैग्सेसे अवार्ड 2022। तो रिसेंटली 64th रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो अनाउंस किए गए हैं, उसके अंदर कौन सी पर्सनैलिटी का नाम नहीं है इन ऑप्शन में से, क्योंकि टोटल 4 लोगों को रमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए चुना गया है। यहाँ पे आपको 5 दिख रहे हैं, तो कौन सा नहीं है देखते हैं। पहला नाम आप देख रहे हो यहाँ पे गैरी बेंचेगिप का, नेक्स्ट देख रहे हो सोथेरा चिम का, ये तो हैं दोनों के दोनों। नेक्स्ट है बर्नादेते मैड्रिड, ये भी हैं, विनोवा भावे, और लास्ट है हमारे पास तदाशी हथोरी। तो विनोवा भावे दोस्तों इस बार उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिला है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा 3, क्योंकि नहीं मिला ही ढूंढना था हमने, क्योंकि विनोवा भावे को 1958 में जो है ये रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। तो इसका मतलब इस बार 64th रमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले 4 लोग हैं, सोथेरा चिम जो कि कंबोडिया से बिलोंग करते हैं, बर्नादेते मैड्रिड जो कि फिलीपींस से बिलोंग करती हैं, तदाशी हथोरी जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, और गैरी बेंचेगिप जो कि इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं। इन चारों को यह अवार्ड दिया गया। और इस बार का जो थीम है वो क्या रखा गया, ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट बियॉन्ड बॉर्डर्स। बियॉन्ड बॉर्डर ये आपके लिए कीवर्ड है। और रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में आपने याद रखना है कि इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और इसको एशिया का हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। और ये अवार्ड स्पेशली रमन मैग्सेसे के नाम से रखा गया, जो कि थर्ड प्रेसिडेंट रहे हैं कौन सी कंट्री के, फिलीपींस के। और अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, याद रखना है, नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। और सबसे पहली बार रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो 1958 में दिया गया था, ये याद रख सकते हो। और विनोबा भावे उन पर्सन्स में से एक हैं जिनको पहली बार जो है वो रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है वो कौन है, विनोबा भावे हैं। नेक्स्ट आते हैं, किसको नॉमिनेट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्बिया दूसरी बार लगातार। तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है सर्बिया की, ये बनी है एना ब्रनैबिक। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो एना ब्रनैबिक जो है वो नॉमिनेट की गई है प्राइम मिनिस्टर सर्बिया की, और ये लगातार दूसरी बार हुआ है। और जो उनके प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर, उन्होंने इसकी शपथ जो है वो उनको दिलाई है। और एना ब्रनैबिक जो है वो 46 साल की हैं और सर्बिया की पहली फीमेल, फर्स्ट फीमेल जो है वो प्रेसिडेंट है, और फर्स्ट ओपनली गे पर्सन है जिनको इस पोजीशन पे जो तैनात किया गया है, मतलब प्राइम मिनिस्टर के पद पे उनको लगाया गया है। और ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी सर्बिया की 2017 तक। अब ये कंटिन्यू करेंगी कौन से ईयर तक, 2024 तक। तो नाम याद रखना है, एना ब्रनैबिक। नेक्स्ट, एंड्रिया पेटकोविक जो है वो रिसेंटली यूएस ओपन के बाद उन्होंने कह दिया कि वो रिटायर होंगी, उन्होंने अपने प्लान को अनाउंस कर दिया है। एना जो पेटकोविक है वो कौन सी कंट्री की प्लेयर हैं, ये जर्मनी की प्लेयर हैं दोस्तों, याद रखना है। आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। और ये वर्ल्ड की 9 नंबर की प्लेयर हैं एंड्रिया पेटकोविक। रिसेंटली ये यूएस ओपन से जो है वो बाहर हो गई थी, ये मैच हार गई थी, तो उसके बाद से इन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब वो रिटायर हो जाएंगी, अब वो पूरा का पूरा जो है वो संन्यास ले लेंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर एंड्रिया पेटकोविक की, जो कि जर्मनी की प्लेयर हैं, और यूएस ओपन के बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रीसेंट कुछ लॉन्चेस में से देखें कि क्या क्या उन्होंने जो है वो उद्घाटन किया, क्या क्या उन्होंने लॉन्च किया, तो पहला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट करियर इंडियन नेवल शिप जो है विक्रांत, उसका उद्घाटन किया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर, कोची केरला में। बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे ये फोटो देख सकते हैं, ये है दोस्तों आईएनएस विक्रांत, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। कोच्चि के अंदर इन्होंने इसका उद्घाटन किया। ये इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट करियर है जो नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, साथ ही इन्होंने एक नया नेवल इंसाइन, या आप कह सकते हो एक सिंबल, निशान नाम से जो है वो लॉन्च किया, जो कि इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज के बारे में प्रदर्शित करता है, और साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज को भी ये डेडिकेट किया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक फाउंडेशन स्टोन रखा है, और साथ में नेशन के कई प्रोजेक्ट्स जो कि कोच्चि मेट्रो से रिलेटेड हैं या फिर इंडियन रेलवे से रिलेटेड है, 4500 करोड़ रुपए के कोच्चि केरला में, उसका भी फाउंडेशन स्टोन, उसका भी नींव पत्थर जो है वो उन्होंने रखा है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन सही है स्टेटमेंट। पहली और दूसरी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ABC, 4 आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है जो रिलायंस इंडस्ट्री की रिसेंटली 45th एनुअल जनरल मीटिंग हुई है अभी 2022 में।
तो रिलायंस जियो ने ये प्लान किया है कि वो जियो की 5G सर्विसेज लॉन्च करेंगे, जियो ट्रू 5G के नाम से। अक्टूबर 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है। जियो ट्रू 5G से जो है वो 5G सर्विसेज लॉन्च की जाएंगी। दूसरी स्टेटमेंट है इसमें, जियो मार्ट जो कि इंडियन टेक फर्म ओन्ड बाय रिलायंस है एंड व्हाट्सएप की तरफ से ओन्ड है, जो कि मेटा प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप जो है वो आगे फेसबुक के साथ जुड़ा हुआ है। इन्होंने नया शॉपिंग प्रोडक्ट जो है वो इंडिया के अंदर लॉन्च किया है जियो मार्ट के साथ। तो अपने याद रखना है, जियो मार्ट जो है वो रिलायंस और व्हाट्सएप का एक प्रोडक्ट है जो कि एक नया शॉपिंग प्रोडक्ट इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सेकंड भी ट्रू है। रिलायंस जियो ने जो है वो इंटेल कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा यूएसए का चिप मेकर पावर हाउस है, ताकि 5G सॉल्यूशंस इंडिया के अंदर हम बना सकें, उसको प्रोवाइड कर सकें। थोड़ी सी स्टेटमेंट इसमें गलत है, ये इंटेल कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप नहीं किया गया है। ये कौन सी कंपनी के साथ टाई अप किया गया है? क्वालकॉम के साथ टाई अप किया गया है, याद रखना है, क्वाल कम्युनिकेशन के साथ टाई अप किया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। रिलायंस जो है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर बिजनेस 2022 के अंदर और ज्यादा बढ़ाएगा। कोई किसके थ्रू? रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के थ्रू, जो कि रिलायंस के छोटे छोटे स्टोर होंगे जिसमें घर का सारा सामान मिलेगा, तो उसको और बढ़ाया जाएगा रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के थ्रू। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रिलायंस जियो ने यह भी अनाउंस किया है कि वो गूगल के साथ टाई अप करके अल्ट्रा अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन भी बनाएंगे इंडिया के लिए। तो गूगल के साथ मिलकर स्मार्टफोन बनाएंगे, क्वालकॉम के साथ 5G सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और व्हाट्सएप के साथ मिलकर जियो मार्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो फिफ्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी, ओनली 3 है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो ये आप देख सकते हो, रिलायंस जियो जो है वो 5G सर्विसेज को लॉन्च करेगा दिवाली के एंड तक। कौन सी सिटी में ब्लू एनर्जी मोटर्स की तरफ से इंडिया का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो बनाया गया है? तो मतलब ग्रीन ट्रक्स, आप उसमें ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग करोगे जो कि LNG बेस्ड चलेंगे, तो हम ग्रीन ट्रक्स उनको नाम दे देते हैं। और ये दोस्तों कहां पे लगाया गया है? पूना, महाराष्ट्र के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो इंडिया का पहला है लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि ब्लू एनर्जी मोटर्स की तरफ से लगाया गया है। कहां पे? पूना, महाराष्ट्र में। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी जो हैं वो इसको लॉन्च करते हैं, और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 10,000 जो है वो ट्रक हर साल में बनाने की उम्मीद जो है वो रखती है। और ब्लू एनर्जी मोटर्स ने ये एक टाई अप ऑलरेडी किया हुआ है फिएट के साथ, ताकि हम जो हैं, जो कि आगे जाके और भी LNG पावर्ड जो हैं ये ट्रक्स या इंजन्स या भारत 6 कंप्लाइंट जो है वो इंजन्स बना सकें। तो ऑलरेडी उनके टाई अप्स हो चुके हैं, लेकिन हमें याद नहीं रखना, हमें ये याद रखना है फर्स्ट LNG फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पूना, महाराष्ट्र में बनाया गया है। नेक्स्ट, कुशमन और वेकफील्ड रिपोर्ट के तहत, जिसका नाम है टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट, जो कि सितंबर 2022 में रिलीज की गई, कौन से शहर को दूसरा स्थान दिया गया इस लिस्ट के अंदर? और बीजिंग चाइना जो है वो टॉप करता है टेक्नोलॉजी हब लिस्ट के अंदर एशिया पैसिफिक रीजन में। तो याद रखना है, एशिया पैसिफिक रीजन में टेक्नोलॉजी हब सबसे बड़ा जो है वो बीजिंग है, और दूसरे नंबर का जो शहर है वो है बेंगलुरु, कर्नाटका। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी है हमारे पास कुशमन एंड वेकफील्ड, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट दी गई टेक सिटीज। तो उस रिपोर्ट के तहत अगर आप देखोगे तो उसमें बताया गया कि बीजिंग चाइना जो है वो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी हब है एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, और दूसरा स्थान जो है वो इसमें किसको मिला है? बेंगलुरु को दिया गया है। इस रिपोर्ट के अंदर टोटल 115 अलग अलग शहर जो हैं वो बताए गए हैं कि कौन से टेक फ्रेंडली शहर हैं, जिसमें चेन्नई का भी नाम है इंडिया में से, हैदराबाद का भी नाम है, दिल्ली का भी जो है वो नाम रखा गया है। और 46 जो हैं वो इसमें ऐसी टेक मार्केट्स बनाई गई हैं जो कि 14 क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं। बहुत बड़ी मार्केट्स हैं ये, और जिसको आप कह सकते हो कि टैलेंट, रियल एस्टेट, बिजनेस इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें प्रदान करती है। लेकिन बेंगलुरु का स्थान इसमें कौन सा है? सेकंड नंबर पे है। नेक्स्ट आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस की तरफ से एक ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स जारी किया गया अगस्त 2022 का, कि लोगों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से दूर की गई हैं। और ये डिपार्टमेंट का नाम आपने बताना है कि अगस्त 2022 में सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स जो हैं वो कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से दूर की गई हैं? ये की गई हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो टॉप करता है सारे मिनिस्ट्री और सारे डिपार्टमेंट में कि लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों की जो ग्रीवियंसेस थी वो दूर की हैं अगस्त 2022 में। और टॉप परफॉर्मर रहा है
क्योंकि जितने भी केसेस रजिस्टर्ड होते हैं सीपी ग्राम के अंदर, सीपी ग्राम्स के अंदर, सीपी ग्राम का मतलब है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, तो इसके अंदर ऑनलाइन कंप्लेंट्स आती है, तो इसी के थ्रू इसको दूर किया जाता है। और जितनी भी कंप्लेंट्स आई उसमें से 92% जो है वो यूआईडीआई की तरफ से जो है वो दूर की गई हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा बैंक रिसेंटली पार्टनरशिप करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ताकि सप्लाई चेन फाइनेंस सॉल्यूशंस जो है वो इंडिया के अंदर प्रदान किए जा सकें, और ये है इंडसइंड बैंक। तो बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए इस क्वेश्चन को याद रखना है, इंडसइंड बैंक ने ये पैक्ट किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ताकि हम पार्शियल गारंटी प्रोग्राम जो है वो चला सकें। मतलब इंडसइंड बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करेगा, उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो साथ में पार्शियल गारंटी देता है, जो कि एक $70 मिलियन का एक प्रोग्राम है जो कि स्पेशली सप्लाई चेन फाइनेंसिंग सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। मतलब जो सप्लाई चेन मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं उनको फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इंडसइंड बैंक जो है वो कई तरह के एफर्ट्स कर रहा है ताकि नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के अंदर लॉन्च किए जा सकें। तो इस कोलैबोरेशन के तहत जो है वो कई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन दिया जाएगा, उनके पोर्टफोलियोज को देखा जाएगा और एमएसएमई सेक्टर को ऊपर उठाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सितंबर 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ताकि जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं उसके थ्रू लैंडिंग जो है वो डिजिटलाइज की जा सके। ऑनलाइन ही हम किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के थ्रू जो है वो लोन प्रोवाइड कर सकें। ये कौन सी स्टेट में इस पायलट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है दोस्तों? एक तो मध्य प्रदेश है, एक तमिलनाडु है, तो आंसर क्या होगा? बोथ 2 और 3 होगा। तो आपने याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पायलट प्रोजेक्ट स्पेशली लॉन्च किया है ताकि किसान क्रेडिट कार्ड लैंडिंग जो है वो डिजिटल कर सकें, ऑनलाइन कर सकें। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की तरफ से इसको तैयार किया गया है और फिलहाल इसको सितंबर 2022 में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मध्य प्रदेश की, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तमिलनाडु की चुनी गई हैं जो कि इसको आगे जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को डिजिटल करने में हेल्प करेंगी। और इसमें भी स्पेशली ध्यान रखा गया है कि मध्य प्रदेश में जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये करेगा और तमिलनाडु के अंदर जो है वो फेडरल बैंक के थ्रू ये किया जाएगा। और देखा जाएगा फिर इस पायलट प्रोजेक्ट का क्या रिजल्ट है, फिर इसको और डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया जाएगा, फिर पैन इंडिया बेसिस पे इसको लागू किया जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग और जो जीडीपी फिगर्स आई हैं आईएमएफ की तरफ से जो रिलीज की गई हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है पूरे वर्ल्ड की। कौन सी इकोनॉमी को इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है? तो यूनाइटेड किंगडम को छोड़ दिया गया। यूनाइटेड किंगडम कौन से स्थान पे आ गया? 6th नंबर पे आ गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो ब्लूमबर्ग की तरफ से एक जीडीपी फिगर्स जो आईएमएफ की तरफ से दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग यूनाइटेड किंगडम जो है वो अब 6ठे नंबर पे आ गया, इंडिया 5वें नंबर पे आ गया है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और ये कैलकुलेशन यूएस डॉलर के बेसिस पे की गई है। तो आईएमएफ का अगर फोरकास्ट देखें तो इंडिया जो है वो आगे जाके भी यूके से ऊपर ही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दूसरे नंबर पे इसमें चाइना है, तीसरे पे जापान है और चौथे पे जर्मनी है और 5वें पे हमारा इंडिया हो गया और 6ठे पे हमारे पास कौन होगा? यूनाइटेड किंगडम। कौन सी स्टेट में रिसेंटली जो है वो 29th जिला जो है वो अनाउंस किया गया जिसका नाम है मोहला मानपुर अंबागढ़। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जो है वो 29th डिस्ट्रिक्ट बनी है उस स्टेट की और ये रिसेंटली अनाउंस की गई है छत्तीसगढ़ की तरफ से। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे भूपेश बाघेल जी, और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जो है ये 29वां जिला 29वां जिला बन चुका है छत्तीसगढ़ का। इवन अनाउंस कर दिया है कि 30वां जिला और 31वां जिला भी अनाउंस कर दिया। 30वां जिला जो है वो सारनगढ़ होगा और 31वां जिला जो है वो खैरागढ़ होगा। और इवन इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वो अब जो है वो चेंज कर दिया है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वो 170 किलोमीटर दूर पड़ता था लोगों को, अब जो है उसमें 100 किलोमीटर की और कमी कर दी गई है, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन गया है राजनंदनगांव। तो उसके थ्रू जो है वो डिस्टेंस भी क्या हो गया? कम हो गया है। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? अगर हम 4th प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें पोषण अभियान की, जो कि सितंबर 2022 में रिलीज की गई है। पोषण का मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ताकि न्यूट्रिशन जो है वो बच्चों तक या हर तरह के लोगों तक पहुंच सके। तो देखते हैं क्या क्या इसके अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से 4th प्रोग्रेस रिपोर्ट पोषण अभियान की जारी की गई है, लेकिन सबसे पहले आपने याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से दोस्तों जारी नहीं की जाती, ये किसकी तरफ से जारी की गई है? नीति आयोग की तरफ से जारी की गई है। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, लेकिन थीम बिल्कुल सही है, प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया, पोषण अभियान इन पैंडेमिक टाइम्स, क्योंकि बहुत ज्यादा अनाज जो है वो बच्चों को, कई लोगों को, कई गरीब परिवारों को दिए गए।
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात जो हैं वो टॉप 3 स्टेट्स हैं जिन्होंने इस स्कीम को बहुत ही अच्छे से जो है वो लागू किया है 2020 के अंदर, स्पेशली कोविड टाइम के दौरान। तो महाराष्ट्र जो टॉप स्टेट है, अगर लार्जर स्टेट कैटेगरी में देखें, क्योंकि इसमें 3 कैटेगरीज हैं, एक लार्ज स्टेट, एक स्मॉल स्टेट, एक यूटी कैटेगरी। तो लार्ज स्टेट के अंदर टॉप कौन करता है? महाराष्ट्र टॉप करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो सिक्किम है वो स्मॉल स्टेट्स के अंदर दोस्तों टॉप करता है, ये भी आपने याद रखना है, बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ यूटी लिस्ट के अंदर देखोगे दादर एंड नगर हवेली टॉप करेगा, तो यहां पे दादर एंड नगर हवेली टॉप करेगा, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ओनली करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी तो आंसर क्या होगा? ओनली बी एंड सी होगा, 3 हमारे पास आंसर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश जो है वो टॉप आती हैं स्टेट लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी में। स्मॉलेस्ट स्टेट में सिक्किम आएगा दोस्तों, और यूटी कैटेगरी में जो है वो दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली आएगा। कौन सी स्टेट ने इंडिया का पहला बायो विलेज जो है वो बनाया है और इसको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिली है? स्पेशली बहुत तारीफ हुई है उनको इस तरह से गांव को डिजाइन करने के लिए। तो आपने याद रखना है ये गांव का नाम जो है वो दसपारा गांव है, और ये कहां पे स्थित है? ये स्थित है त्रिपुरा के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो त्रिपुरा की हर जगह पे प्रेज हुई है कि उन्होंने पहला बायो विलेज जो है वो बनाया है, और ये कहां पे बनाया है? सिपाही जाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया है। कहां पे? सिपाही जाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये स्पेशली त्रिपुरा के स्टूडेंट जो हैं वो याद रखेंगे। और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है फर्स्ट बायो विलेज, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो वहां के हैं जिष्णु देव वर्मा जी, उन्होंने इसका उद्घाटन भी वहां पे किया। तो आप देख सकते हैं दसपारा बायो विलेज। और ये बायो विलेज जो है वो 10 गांव को अलग अलग जगह से मॉडिफाई करके बनाया गया है। लाइक आप कह सकते हो कि उनका जो लाइफस्टाइल होगा, जो उनका जीने का तरीका होगा, वो बिल्कुल नेचुरल होगा, मतलब नेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें तैयार की गई है, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है बायो विलेज। और बायो विलेज का मेन मकसद यही है कि सोशल लेवल पे, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे, जो रूरल कम्युनिटी है उसको हम इस तरह से बनाएं ताकि वो नेचुरल तरीके से ही अपना जीवन स्तर जो है वो अच्छा करें और नेचुरल तरीके से ही हर चीजों को अपनाएं। तो ये है आंसर त्रिपुरा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंडिया का बेस्ट एस्पिरेशनल आकांक्षात्मक जिला बन चुका है? नीति आयोग की तरफ से रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है, और ये है हमारे पास धार्मिक शहर हरिद्वार, उत्तराखंड होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो हॉली सिटी, धार्मिक शहर उत्तराखंड का हरिद्वार, इंडिया का बेस्ट आकांक्षात्मक जिला जो है वो डिक्लेयर किया गया नीति आयोग की तरफ से। इसका मतलब फर्स्ट रैंक है इसका आकांक्षात्मक जिले में, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिसेंटली अप्रूव किया गया है। रिसेंटली जो है वो बहुत ही आगे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया है, बहुत ज्यादा पैसा सरकार की तरफ से अप्रूव किया गया कि इसके ऊपर खर्च किया जा सके। और आपने याद रखना है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करने के बाद हरिद्वार को स्पेशली 3 करोड़ रुपए एज ए इनाम जो है वो दिया जाएगा। सितंबर 2022 तक कितनी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से, ताकि और साथ में सेंट्रल ट्यूबरक्लोसिस डिवीजन की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, ताकि इन डिस्ट्रिक्ट्स को ट्यूबरक्लोसिस फ्री ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स बनाया जा सके। और ये दोस्तों 75 जो हैं वो इसमें छांटी गई हैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, जिसको ट्यूबरक्लोसिस फ्री बनाना है, ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करना है। कैसे याद रखोगे? 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स को ही क्या किया गया है? सिलेक्ट किया गया है। तो आपने याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से ये 75 जिले छांटे गए हैं ताकि इनको ट्यूबरक्लोसिस फ्री बनाया जा सके। टोटल ये कैंपेन जो है वो चलाया गया था जिसका नाम था आश्वासन कैंपेन, जिसके थ्रू टोटल 174 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का सर्वे किया गया, और फिर उसके बाद जो है वो इसमें से 75 जिले जो हैं वो छांटे गए, क्योंकि टोटल 68,000 गांव में ये सर्वे किया गया था, जिसमें ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी। 3,82,000 लोगों के आसपास जो है वो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो मिला, जिसमें से 75 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा था। तो इसमें अब हमने दूर करना है। Who was recently appointed मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का, और कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया? इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, और इनका नाम है कृष्णन शंकर सुब्रमण्यन। तो याद रखना है कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम अब बन चुके हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के। इससे पहले ये पोजीशन जो है वो किसके पास थी? केवी रामा मूर्ति के पास थी, केवी रामा मूर्ति के पास। याद रखोगे इनका टाइम पीरियड जो है वो एक्सपायर हो गया था सितंबर 2022 में, तो अब सितंबर 2022 से नया पर्सन आएगा कृष्ण शंकर सुब्रमण्यम, और इनको कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया? 3 साल के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो एस कृष्णन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक।
और आप याद रख सकते हो कहाँ पे है ये बैंक, ये ट्यूटिकोरिन में है, ट्यूटिकोरिन में ये बैंक स्थित है तमिलनाडु के अंदर। मैस्कट बताना है आपने, आपने सिंबल बताना है 36th नेशनल गेम्स का, जो कि रिसेंटली मैस्कट लॉन्च किया यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अहमदाबाद गुजरात में। तो इस मैस्कट का स्पेशली आपने नाम बताना है, नाम है सावज। सावज, तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। सावज जनरली क्या होता है, गुजराती लैंग्वेज में इसको शेर का बच्चा बोला जाता है। लायन कब बोला जाता है? शेर का बच्चा बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं ये है दोस्तों हमारे पास सावज, ये है अमित शाह जी जिन्होंने इस मैस्कट को लॉन्च किया। तो आपने याद रखना है मैस्कट जो सावज है वो लायन के बच्चे को, मतलब शेर के बच्चे को कहा जाता है। और मैस्कट स्पेशली रिप्रेजेंट करता है इंडिया की ग्रोथ को, इंडिया की ग्रोथ को और इंडिया की एंथम को, जिसका मतलब है एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और यूनियन होम मिनिस्टर ने स्पेशली एक वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है नेशनल गेम्स के ऊपर, और एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है एनजी गुजरात के नाम से, क्योंकि इसका मतलब है नेशनल गेम्स गुजरात। और 36th नेशनल गेम्स जो है वो दोस्तों 29 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी और ये 12 अक्टूबर तक जो है वो खेली जाएंगी। 36th नंबर की गेम है और इस बार का थीम है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। याद रखना है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। और कहां पे होने वाली है? ये 6 शहरों में होंगी। कहां पे? गुजरात में। नेक्स्ट है क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम जो है वो रिसेंटली अनाउंस कर चुके हैं कि वो 2020 से रिटायरमेंट लेंगे। उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। कौन सी कंट्री से मुशफिकुर रहीम जो है वो बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं बांग्लादेश से। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। 35 साल के प्लेयर हैं, फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम के और 2020 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन वो टेस्ट मैचेस में और ओडीआई मैचेस में जो है बांग्लादेश की तरफ से खेलते रहेंगे। मुशफिकुर रहीम जो है वो बांग्लादेशी क्रिकेटर बहुत ही फेमस है, क्योंकि विकेट कीपर भी हैं, बैट्समैन भी हैं और साथ ही साथ ये ओनली आप कह सकते हो या फर्स्ट भी कह सकते हो, ओनली और अभी तक फर्स्ट ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 3 बार डबल 100 लगाया है टेस्ट मैचेस के अंदर बांग्लादेश की तरफ से। अभी तक के सिर्फ एक ही ऐसे प्लेयर हैं जो 3 बार 200 मार चुके हैं बांग्लादेश की तरफ से टेस्ट मैचेस में। तो हाईएस्ट स्कोरर हैं ये बांग्लादेश के टेस्ट क्रिकेट में, ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, साइरस मिस्त्री का रिसेंटली देहांत हो गया। आई थिंक सारे बच्चों को पता होगा कौन सी कंपनी के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टाटा सन्स के ये चेयरमैन रह चुके हैं। तो इनका फिर डिस्प्यूट हो गया टाटा सन्स के साथ, फिर इसको निकाल दिया गया था एज ए चेयरमैन ऑफ द टाटा सन्स। तो 54 साल के थे, इनका एक्सीडेंट हो गया और ये जो है वो सूर्या रिवर के आसपास जो है वो इनका एक्सीडेंट हुआ था, पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। तो साइरस जो है वो 6th एंड यंगेस्ट चेयरमैन थे टाटा सन्स के। 2012 में इनको चेयरमैन बनाया गया था। रतन टाटा उस टाइम पे हटे थे और इनको लगाया गया था और 2012 से लेकर 16 तक वो इस पद पे रहे थे। 16 में इनको हटा दिया गया था। और साथ ही साथ ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इनका फैमिली बिजनेस था जिसका नाम था शाहपुर जी पालोनजी ग्रुप, उसके भी मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो रह चुके हैं। तो अब देख सकते हो साइरस मिस्त्री देहांत हो गया इनका 54 साल की उम्र में। और आप याद रख सकते हो कि बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं। इनका डिस्प्यूट चल रहा था टाटा सन्स के साथ, लेकिन अब देखते हैं क्या होगा इसका डिस्प्यूट का। लेकिन टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन देहांत हो गया साइरस मिस्त्री। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल टीचर डे? तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट सही है नेशनल टीचर डे को लेके। तो इस बार 50th नेशनल टीचर डे था, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर। और 5 सितंबर को मनाया जाता है, सबको पता है किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इस ओकेजन पे द्रौपदी मुर्मू जी जो कि प्रेसिडेंट है हमारी, उन्होंने नेशनल अवार्ड दिया है टीचर्स को। और कितनी टीचर्स को दिया? 45 टीचर्स को ये अवार्ड दिया। ये नंबर आपने याद रखना है, कितनी टीचर्स को ये अवार्ड दिया गया? 45 टीचर्स को ये अवार्ड दिया गया। और इसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने जो है वो शिक्षक पर्व मनाया है 2022 का 5 से लेकर 9 सितंबर के बीच में। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और आपने याद रखना है कि फर्स्ट टाइम टीचर डे जो ऑब्जर्व किया गया था वो 5 सितंबर 1962 में किया गया था। ये 77th बर्थडे था डॉक्टर एस राधाकृष्णन का। और उनका एजुकेशन के प्रति जो लगाव था, जो उन्होंने एजुकेशन को आगे बढ़ाया, उसके प्रति हमने इस दिन को फिर डिक्लेयर किया एज ए टीचर डे। पहली बार 1962 में बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं नेशनल टीचर डे 5 सितंबर 2022 को मनाया गया। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन का चित्र, और इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा ऑल ABC 1 जो है वो इसका आंसर होगा। किसने बुक लिखी है फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग? ये एक तरह से मेमोयर है, उनका स्टार्टिंग से लेकर अब तक का जीवन है।
ये बहुत ही फेमस क्लासिकल डांसर हैं दोस्तों, इनका नाम है मल्लिका साराभाई। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो बहुत ही फेमस एक्टिविस्ट और क्लासिकल डांसर मल्लिका साराभाई, उन्होंने बुक लिखी है माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग फ्री फॉल, और ये बुक रिलीज की गई है 30 अगस्त को, इसको रिलीज कर दिया गया। और इसमें बताया गया है कि किस तरह से वो एक क्लासिकल डांसर बनी, उन्होंने अपने आप को ढूंढा और किस तरह का वो लाइफस्टाइल फॉलो करती हैं वो इसके अंदर बताया गया है। और ये बुक स्पीकिंग टाइगर की तरफ से पब्लिश की गई है, लेकिन याद रखना है माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग जो है वो मल्लिका साराभाई की बुक है। किसको 31st व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? उनके एक प्ले बुक की तरफ से, और आप कह सकते हो उनका प्ले बुक का नाम जो था वो क्या था? महाबली। तो इस महाबली प्ले के लिए इनको जो है वो 31st व्यास सम्मान दिया गया, और ये है हमारे पास असगर वजाहत। तो आंसर क्या होगा इनका? सेकंड होगा। तो 31st नंबर का व्यास सम्मान अवार्ड है, ये याद रखना है, डॉक्टर असगर वजाहत को मिला है। और डॉक्टर वजाहत जो हैं इस अवार्ड को पाते हैं अपने प्ले महाबली के लिए। तो आप देख सकते हो इस तरह का ये महाबली प्ले का जो फ्रंट कवर है ये आपको दिखेगा। इसके अंदर जो है वो स्पेशली अकबर के बारे में, स्पेशली तुलसीदास के बारे में जो है वो कहानी बताई हुई है, इस प्ले के अंदर बताया हुआ है। और आपने याद रखना व्यास सम्मान जो है वो 1991 में स्थापित किया गया था के बिरला फाउंडेशन की तरफ से, और ये आउटस्टैंडिंग लिटरेरी अवार्ड है जो कि उस कवि को मिलता है जो कि हिंदी में लिखता है और पिछले 10 साल के अंदर उसने बहुत ही अच्छा कुछ लिखा हो, उसको चुना जाता है, फिर उनको यह अवार्ड दिया जाता है। और इसके अंदर 4 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं, साथ में एक अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट 5 सितंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो जारी की है। इसका नाम है पीएम श्री योजना, जिसके अंतर्गत 14,500 स्कूल्स को इंडिया के अंदर अपग्रेड किया जाएगा, लाइक स्मार्ट स्कूल्स बनाए जाएंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाएगा। तो आपने श्री के अंदर आर का मतलब बताना है, क्योंकि पीएम का मतलब तो यहां से क्लियर है प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, तो श्री का मतलब दोस्तों याद रखना है, इसका मतलब है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो इसका मतलब आर का मतलब हो गया राइजिंग, तो आंसर क्या हो गया? 3। तो आंसर क्या होगा? राइजिंग। तो इस स्कीम के तहत 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा, और आपने याद रखना है कि इसको अपग्रेड करने का मोटिव यही है कि कुछ मॉडल स्कूल्स बनाए जाएं, ताकि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो 21st सेंचुरी में बच्चों को स्किल्स चाहिए उस लेवल तक बच्चों को मैच करवा सकें, उसमें इनोवेशन जो है वो डेवलप कर सकें, हम बच्चों में कुछ लर्निंग कैपेबिलिटी डेवलप कर सकें, ताकि आने वाले टाइम पीरियड में उनको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये श्री योजना के तहत जो है वो किया जाएगा। सितंबर 2022 में कौन से शहरों को चुना गया है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के अंदर? मतलब वो शहर ऐसे हैं जिससे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, तो इसलिए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज उनको कहा जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ने इस बार इंडिया के 3 शहरों को इसमें शामिल किया है, एक नीलमबूर को शामिल किया है, एक रंगल को शामिल किया है, थ्रिसुर को शामिल किया है। तो आंसर क्या होगा? ऑल 1 2 3, मतलब केरला से 2 आ जाते हैं नीलमबूर और थ्रिसुर, और एक तेलंगाना से आएगा रंगल। तो आंसर होगा तीनों शहर ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किए गए हैं। तो यूनेस्को की लिस्ट के अंदर टोटल 77 शहरों को शामिल किया गया है 44 कंट्रीज में इस 2022 के लिस्ट के अंदर। और इसका मतलब है कि जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है उसको रियलिटी में लोगों तक पहुंचाया गया इन शहरों के अंदर। मतलब ये आर्किटेक्चर वाइज भी हो सकता है, या आप कह सकते हो कल्चर वाइज जनरली होता है, रिलीजन वाइज हो सकता है, लैंग्वेज वाइज हो सकता है, मतलब किसी भी तरह से लोगों तक जो है वो बड़े लंबे समय से अपना इम्पैक्ट जो है वो छोड़ रहा है ये शहर। और इन 77 नई शहरों को ऐड करने के बाद टोटल इस ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के अंदर कितने शहर हो गए हैं? 294 शहर जो है वो हो गए हैं, जो कि टोटल कितनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं? 76 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीलमबूर थ्रिसुर केरला से और रंगल तेलंगाना से। सितंबर 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी लॉ कमेटी को एक्सटेंड कर दिया, उसका टेन्योर बढ़ा दिया। ये तीसरी बार हो रहा है कि उनका टेन्योर बढ़ाया जा रहा है। इसके चेयरमैन तरुण बजाज जी हैं, और इनका टेन्योर अब कब तक कर दिया है? सितंबर 2023 तक कर दिया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ये कंपनी लॉ कमेटी बनाई गई थी। इनका टाइम पीरियड अब 16 सितंबर 2023 तक होगा, और ये टेन्योर ऑलरेडी 2 बार बढ़ाया गया है। पहले सितंबर 2020 में बढ़ाया गया था 1 साल के लिए,
फिर सितंबर 2021 में बढ़ाया गया 1 साल के लिए, अब 2022 में 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसका मतलब ये कमेटी सबसे पहले बनाई गई थी सितंबर 2019 में। कितने मेंबर की कमेटी है? ये टोटल 11 मेंबर की कमेटी है जो कंपनी लॉ के बेसिस पे बनाई गई है, उसको देखने के लिए, उसको परखने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया गया है। और इसके हेड कौन है? तरुण बजाज, जो कि करंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर सेक्रेटरी के पद पे तैनात हैं। अगस्त 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग विच स्टेट रिसेंटली इमर्ज एज द टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ डिस्पोजल एंड एंट्री ऑफ केसेस थ्रू द ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल अंडर द डिजिटल इंडिया मिशन। तो आप अगर लीगल मैटर्स की बात करेंगे तो लीगल मैटर्स के अंदर नंबर ऑफ केसेस को डिस्पोज किया है सबसे ज्यादा, अगर हम एंट्री के हिसाब से कंपेयर करें तो वो कौन सी स्टेट है? अगर अगस्त 2022 का डाटा हम चेक करें तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस को डिस्पोज ऑफ किया है उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश ने टोटल 9.12 मिलियन केसेस जो हैं वो डिस्पोज ऑफ किए हैं इसके अंदर ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल के तहत, जिसमें जनरली लीगल केसेस को देखा जाता है। तो बहुत ही अच्छा जो है वो उत्तर प्रदेश का इसमें एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को हेल्प जो है वो इस डिजिटल इंडिया मिशन के माध्यम से लीगल एंटिटी को मिली है। दूसरे स्थान पे इसमें मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पे जो है वो बिहार है और चौथे स्थान पे इस पे जो है वो गुजरात है। और ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल जो है वो एक ज्वाइंट पोर्टल था जो निर्माण किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस की तरफ से। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा ऐसा बैंक है या कंपनी है जो कि रिसेंटली सेलेक्ट की गई है ताकि ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी जो है वो चेक की जा सके रिटेल पेमेंट्स को लेके, क्योंकि आरबीआई का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स था ये। तो आपने याद रखना है, आरबीआई का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स होता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि सैंडबॉक्स एक तरह का डेमो वर्जन होता है जिसमें आप कोई भी चीज जो है वो टेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको सेम इन्वायरमेंट मिलता है जो कि मार्केट का इन्वायरमेंट होता है, लेकिन ये लिमिटेड होता है जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन या अपनी कोई भी इनोवेशन को चेक कर सकते हो। तो आरबीआई इस सैंडबॉक्स के तहत कई लिस्ट जारी करता है। जैसे ये फर्स्ट कोहर्ट की बात करते हैं, फर्स्ट कोहर्ट का जो थीम था वो रिटेल पेमेंट था। तो इसमें उन्होंने कुछ बैंक्स या कंपनी को सिलेक्ट किया है ताकि वो अब ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी को चेक करेंगे इस सैंडबॉक्स के तहत। तो ये बैंक है एचडीएफसी बैंक और ये कंपनी है प्रिसीशन बायोमेट्रिक लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा? बोथ 2 और 3 होगा। इंपॉर्टेंट है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचडीएफसी और प्रिसीशन बायोमेट्रिक इंडिया को चुना है ताकि वो रिटेल पेमेंट के इस सेगमेंट के अंदर ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी को इस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर चेक कर सकें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी जो है वो रिटेल पेमेंट थीम के ऊपर बनाई गई है। आरबीआई ने ये फर्स्ट कोहर्ट जो है वो जारी किया था 2021 के अंदर। अभी तो 5वां कोहर्ट चल रहा है दोस्तों, 5वां कोहर्ट भी आरबीआई ने अनाउंस कर दिया जिसका थीम क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। Who was recently appointed as chairman and managing director of the Shipping Corporation of India? Shipping Corporation of India के मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया? 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया दोस्तों, और इनका नाम है बिनेश कुमार त्यागी। तो आंसर क्या होगा? इनका 3 होगा। बिनेश कुमार त्यागी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, जो कि एक नवरत्ना सेंट्रल सेक्टर एंटरप्राइज कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज के अंडर आती है। तो कैप्टन बीके त्यागी जो हैं वो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट की तरफ से अप्रूव किए गए हैं और इनकी अपॉइंटमेंट टोटल कितने टाइम पीरियड के लिए हुई है? 5 साल के लिए। कौन सी कंपनी जो है वो टाइटल स्पॉन्सर बन गई है ऑल इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट के जो भी बीसीसीआई के होंगे इंडिया के अंदर 2022-23 के सीजन में? तो बीसीसीआई का ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस के अंदर ये होगा दोस्तों मास्टर कार्ड। तो आंसर क्या होगा? सेकंड। इससे पहले पेटीएम था, पेटीएम का टाइम पीरियड जो है वो पूरा हो गया क्योंकि ये 1 साल के लिए स्पॉन्सरशिप है, 2022-23 के सीजन के लिए है। तो अब जो है स्पॉन्सरशिप किसके पास चली गई है? मास्टर कार्ड के पास। लेकिन ये टूर्नामेंट जो है वो इंडिया के अंदर होंगे और बीसीसीआई की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो बीसीसीआई ने मास्टर कार्ड को अपना टाइटल स्पॉन्सर जो है वो अनाउंस किया इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस के लिए जो इंडिया में होंगे। सितंबर 2022 में केंता निशिमोतो जो हैं वो मेंस सिंगल टाइटल जीत चुके हैं दाइहात्सु योनेक्स जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंदर। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं दोस्तों? याद रखना है, ये बिलोंग करते हैं जापान से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कवर हो जाता है कि मेन सिंगल टाइटल जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंदर केंता निशिमोतो ने जीता जो कि जापान से ही बिलोंग करते हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? ये भी जापान से बिलोंग करती हैं और इनका नाम क्या है? अकाने यामागुची। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा।
तो ये टूर्नामेंट जो है वो 30 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में खोला गया। इसमें $7,50,000 की प्राइस मनी जो है वो रखी गई। ये ओसाका शहर में खेला गया और ओसाका शहर कहाँ पे है? जापान के अंदर। तो मेंस टाइटल किसने जीता है? ये जीता है केंता निशिमोतो ने, और वुमेन टाइटल जीता है अकाने यामागुची ने। दोनों ही कहां से बिलोंग करते हैं? जापान से। नेक्स्ट आते हैं सितंबर 2022 में इंडियन आर्मी ने जो है वो 150 साल पुराना बेले ब्रिज जो है वो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि कौन सी रिवर के ऊपर है? सुक्तावा रिवर के ऊपर है। ये कौन सी स्टेट या यूटी में स्थित है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो इंडियन आर्मी की तरफ से इस पुल का निर्माण करना जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। 150 साल पुराना ये ब्रिज है सुखाता रिवर के ऊपर, और ये एक हैवी वेट ट्रॉली जो है वो यहां से गुजर रही थी, जिसके कारण ये पुल जो है वो गिर चुका है। तो ये सुखाता रिवर जो है वो नर्मदापुरम एरिया के अंदर है मध्य प्रदेश में। तो इसको इंडियन आर्मी की तरफ से जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है, और ये 31 अगस्त को कंप्लीट हो गया था 2022 में। तो याद रखना है बेले ब्रिज कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट और बीआई सिस्टम में रिसेंटली एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, जिसमें जितने भी रैंसमवेयर होंगे या जितने भी आप कह सकते हो कि साइबर अटैक्स को बचाने के लिए हमने एक ड्रिल जो है वो बनाई, वर्चुअल ड्रिल है ये, और ये 26 कंट्री के बीच में की गई। कौन सी कंट्री के साथ मिलके? तो एक तो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट था, एक यूनाइटेड किंगडम था। इन्होंने बीआई सिस्टम जो कि वर्चुअल ऐसा एटमॉस्फेयर बनाता है जिसमें हमने एक वर्चुअल ड्रिल की है रैंसमवेयर के लिए, 26 कंट्रीज ने मिलकर इसको किया है। तो याद रखना है इसको ऑर्गेनाइज किया है इंडिया और यूके ने। कौन सी कंपनी के साथ मिलके? बीआई सिस्टम के साथ मिलके। तो इससे यही है कि जितने भी अटैक्स हैं, साइबर थ्रेट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी को लेके, ये ऑर्गेनाइजेशंस इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और 26 कंट्रीज इसमें हिस्सा लेती हैं। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटेंशन गिवन टू द थर्मल पावर प्लांट्स ऑन दी SO2, या आप कह सकते हो SO2 का मतलब यहां पे होगा सल्फर डाइऑक्साइड, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन सितंबर 2022। तो थर्मल पावर प्लांट्स को कुछ राहत दी गई है, उनका टाइम पीरियड बढ़ाया गया है, जो सल्फर डाइऑक्साइड को लेकर रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं। तो डेडलाइन पावर प्लांट्स को दी गई है जो कि 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आते हैं दिल्ली एनसीआर एरिया में, या वो शहर जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, उनको सल्फर डाइऑक्साइड के लेकर जो नॉर्म सरकार ने जारी किए थे उसमें छोड़ दी जाती है 31 दिसंबर 2024 तक, मतलब 2 साल की और छोड़ दे दी जाती है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी है, जो पावर प्लांट 10 किलोमीटर रेडियस में आते हैं और क्रिटिकली पोल्यूटेड एरियाज हैं या नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं, उनकी डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और बाकी जो भी पावर प्लांट बच गए हैं उनकी डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर 2026 तक कर दी है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑल एबीसी होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्लाइड से पढ़ लें, जितने पॉइंट्स लिखे हैं सिर्फ उसको ध्यान में रख लें। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेम द कंपनी दैट सेट टू जनरेट जियोथर्मल एनर्जी एट 14,000 फीट पुगा वैली लद्दाख के अंदर, और इंडिया का पहला और वर्ल्ड का हाईएस्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, क्योंकि ये 14,000 फीट पे लगाया जाएगा। कहां पे लगाया जाएगा? पुगा वैली में, लद्दाख के अंदर लगाया जाएगा, और ओएनजीसी की तरफ से इसको लगाया जाएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी की तरफ से लगाया जाएगा। और इसमें आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया जाएगा, जिसमें आप कह सकते हो कि जियोथर्मल एनर्जी को सेपरेट किया जाएगा। तो पुगा वैली में, लद्दाख में 14,000 फीट ऊपर, और एग्जैक्ट जगह है चुमार, जो लद्दाख में स्थित है, चाइना के बॉर्डर के पास जो है वो ये स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंडिया का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट होगा और वर्ल्ड का हाईएस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट होगा। तो लद्दाख की जो पोटेंशियल है वो भी इसमें इंप्रूव होगी, लद्दाख का नाम इंप्रूव होगा, और इंडिया को एक क्लीन एनर्जी जनरेटर भी जो है वो लद्दाख मिल जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से रिसेंटली एक नेशनल लेवल कमेटी जो है वो बनाई गई है, ताकि नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी जो है वो बनाई जा सके। तो नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी स्पेशली कॉपरेटिव्स के लिए बनाई जाती है। ये 47 मेंबर नेशनल लेवल कमेटी है, जिसको चेयर कौन करेगा? जिसको चेयर करेंगे सुरेश प्रभाकर प्रभु जी, हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं रेलवे के। तो अमित शाह जी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, उन्होंने इस 47 मेंबर कमेटी को बनाया है स्पेशली ये काम देखने के लिए कि एक नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी बनाई जा सके। तो ये अपकमिंग पॉलिसी का जो मेन मकसद होगा वो यही होगा, सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है वो बनाती है
2021 में, लाइक जुलाई के महीने में इसको बनाया गया था और उसका मेन मकसद यही था सहकार से समृद्धि की जा सके, मतलब कॉपरेटिव्स को अलग अलग तरह से जोड़ा जा सके। तो टोटल इंडिया में 8.5 लाख कॉपरेटिव जो है वो स्थित हैं, जिसमें 29 करोड़ मेंबर जो हैं वो बने हुए हैं। कौन से पॉइंट इसमें से इनकरेक्ट हैं? अगर आप देखोगे 7th बाईएनियल इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस, जिसको कहा जाता है बेंगलुरु स्पेस एक्सपो, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में हुई। तो देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो इसमें से इनकरेक्ट हैं। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस हुई है 2022 की, जो कि बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के साथ ही की गई, और उसका थीम अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्या है? इंस्पायर, इनोवेट, डिस्कवर फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड। ये गलत है दोस्तों, इसका थीम ये नहीं है। इसका थीम क्या है? इसका थीम है नर्चरिंग न्यू स्पेस इन इंडिया। नर्चरिंग न्यू स्पेस इन इंडिया, यह है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन स्पेस के ऊपर जो हुई है। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया का स्पेस प्रोग्राम में सबसे बड़ा पार्टनर है। उसने इंडिया के साथ 6 अलग अलग तरह के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो सिंपल वर्ड में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 6 अलग अलग एमओयू साइन करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और 6 एमओयू में 2 कंपनीज एक एमओयू साइन करते हैं। एक तो हेक्स20 है जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, एक इंडिया की है स्काई रूट एरोस्पेस, जो दोनों एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, एमओयू साइन करते हैं, ताकि इंडिया कुछ पार्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सके ऑस्ट्रेलियन स्पेस इनिशिएटिव्स को। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो बी और सी तो सही है। इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर क्या होगा? ओनली ए होगा, 1 आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक इंट्रानेजल वैक्सीन शॉट जो है वो अप्रूव किया है, जिसका नाम है इंकोवैक, या इसको कहेंगे BBV154। ये कौन सी कंपनी की तरफ से इसका निर्माण किया गया? ये भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से इसका निर्माण किया गया। आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो डीजीसीआई जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने इंकोवैक नाम से एक इंट्रानेजल वैक्सीन शॉट को अप्रूवल दे दिया है कि इसका यूज किया जा सकता है। कोविड-19 के अगेंस्ट इसका यूज किया जा सकता है, और 18 प्लस पॉपुलेशन को यूज किया जाता है, मतलब जिनकी उम्र 18 से ऊपर है। तो जिनको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं मिली है वो भी ये ले सकते हैं। जिनको 2 डोजेज मिल चुकी हैं वो एज ए बूस्टर डोज भी इसका यूज कर सकते हैं। और इवन चाहे वो कोविशील्ड से डोज ले चुके हैं, पहले कोवैक्सीन से ले चुके हैं, दोनों के डोजेस में ये काम करेगा। ये भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से इस इनकोवैक का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रक विद एन एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। तो एक तो ड्राइवर को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और ये सीएनजी बेस्ड ट्रक होगा, और इंडिया का पहला सीएनजी बेस्ड ट्रक है जो कि एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया। ये टाटा मोटर्स की तरफ से इसको लॉन्च किया गया। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल को लॉन्च किया गया है ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के साथ, और ये सीएनजी बेस्ड है। ये इंडिया का पहला है जो टाटा मोटर्स की तरफ से लॉन्च किया गया है। तो इस तरह के 5 सीएनजी पावर ट्रक्स को लॉन्च किया गया है रिसेंटली। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स को क्या कर रहे हैं? लॉन्च कर रहे हैं। इससे पहले इंटरमीडिएट और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर हम ये स्टेप ले चुके हैं, लेकिन पहली बार हुआ मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर ये किया गया। ऐसा कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने रेनबो सेविंग अकाउंट जो है वो स्टार्ट किया है स्पेशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए। रेनबो सेविंग अकाउंट स्टार्ट किया ईएसएफए स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। तो ये रेनबो सेविंग अकाउंट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए है। तो इसका आप कह सकते हो कि नवोदय मूवमेंट के साथ जोड़ के जो है वो इसको लॉन्च किया गया, और इसमें कई तरह के फीचर्स हैं। हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो इसमें दिया जाएगा, कई डेबिट कार्ड जो कैपेबिलिटीज हैं वो इसमें रखी गई हैं, और कई तरह के इसके अंदर बोनस या वेलकम बोनस जो हैं वो दिए जाएंगे। तो ये ईएसएफए स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से लॉन्च किया गया है। तो आप यहां पे भी देख सकते हैं, ईएसएफए बैंक लॉन्च रेनबो अकाउंट फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। कौन सा ऐसा बैंक है जो कि फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन चुका है जो कि नए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम के अंदर जो है वो जुड़ेगा? मतलब टिन 2.0 ई फाइलिंग के अंदर वो बैंक से आप पेमेंट जो है वो कर सकते हो। ये है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो ऐसा अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो बहुत से जुड़ चुके हैं, जिसमें फेडरल बैंक का नाम सबसे आगे आता है, जो कि टिन 2.0 नेटवर्क के साथ जुड़ा है, जो कि ई फाइलिंग सिस्टम है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के अंदर, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है। तो अब आप बैंक ऑफ इंडिया की मदद से भी जो है वो ई फाइलिंग कर सकते हो टैक्स के अंदर, और ऐसा ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जो इस डायरेक्ट टैक्स सिस्टम के साथ जुड़ा है, टिन 2.0 के साथ जुड़ा है।
हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 56th, ये नंबर आपने याद रखना है, 56th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो 56th प्राइम मिनिस्टर जो बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं एलिजाबेथ ट्रस्ट, याद रखना है। आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो क्वीन एलिजाबेथ II जिनका रिसेंटली देहांत हो गया है, तो वो पहले अनाउंस कर चुकी थी, कंजर्वेटिव पार्टी या टॉरी पार्टी की लीडर एलिजाबेथ ट्रस्ट, जिनको लिज ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, 56th प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम की, जिन्होंने बोरिस जॉनसन को जो है वो छोड़ दिया है। लाइक बोरिस जॉनसन इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे 2019 से लेके 22 तक। अब उनकी जगह कौन आएगा? एलिजाबेथ ट्रस्ट आएंगी। तो ये तीसरी औरत हैं, तीसरी महिला हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर बनी है यूनाइटेड किंगडम की। और ऐसी ये चौथी कंजर्वेटिव पर्सन है जो कि 2015 से लेके अभी तक जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी से प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। तो एलिजाबेथ ट्रस्ट तीसरी महिला जो यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर बनी, और क्वीन एलिजाबेथ II इनको जो है वो सैंक्शन देके गई थी कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। When was the United Nation International Day of the Clean Air for Blue Skies 2022 मनाया गया, जिसका थीम था द एयर वी शेयर। तो सबके लिए जो हवा है वो बराबर है, द एयर वी शेयर। तो हमारा जो ऊपर आसमान है वो साफ होना चाहिए, उसमें हवा साफ होनी चाहिए, उसके लिए हम एक दिन मनाते हैं, वो दोस्तों 7 सितंबर को मनाते हैं। याद रखना है 7 सितंबर को इस दिन को मनाया गया, और इस बार तीसरी बार ऐसा हुआ है कि इस दिन को मनाया गया। थीम याद रखना है द एयर वी शेयर, और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 2020 में, इसलिए इस बार तीसरी बार इस दिन को मना रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ 5th कोहर्ट अंडर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? अभी हम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की बात कर रहे थे, पीछे हमने क्वेश्चन किया था, हमने फर्स्ट कोहर्ट का एक थीम जिसका नाम था रिटेल, उसके ऊपर हमने कुछ स्टेट्स को सिलेक्ट किया था, तमिलनाडु को सिलेक्ट किया था हमने कि वहां पे जो है वो हम कुछ वहां पे पायलट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 5th कोहर्ट की, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की, और उसका थीम क्या होगा? न्यूट्रल। तो आपने याद रखना है दोस्तों, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए बताऊं, जो फर्स्ट कोहर्ट है उसका था रिटेल पेमेंट, सेकंड जो कोहर्ट था वो था क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के ऊपर। मतलब ये कोहर्ट होते हैं जिसमें हम अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाते हैं, कंपनीज को बुलाते हैं कि आप आएं और नई इनोवेटिव टेक्निक्स बताएं। और थर्ड कोहर्ट है हमारे पास एमएसएमई लैंडिंग के ऊपर था। चौथा कोहर्ट जो है वो प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, और पांचवा कोहर्ट जो है वो है न्यूट्रल है। तो मतलब इसमें अलग अलग तरह से लेके इनोवेशन जो है वो पेमेंट को लेके बताई जाएगी। एज ए पार्ट ऑफ आदर्श ग्राम पंचायत इनिशिएटिव, जो बरतौल विलेज है, बरतौल विलेज ऐसा पहला विलेज बन गया है स्टेट का जो कि आरओ वाटर जो है वो हर घर को प्रोवाइड कर रहा है सितंबर 2022 में। बरतौल विलेज जो है वो कौन सी स्टेट में स्थित है? तो आपने याद रखना है, बरतौल विलेज जो है वो दोस्तों बरेली के अंदर है। कहां पे? बरेली के अंदर। बरेली कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो आदर्श ग्राम पंचायत इनिशिएटिव के थ्रू बरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर बरतौल विलेज जो होगा उत्तर प्रदेश में, ऐसा पहला विलेज बन गया जिसमें आरओ का पानी जो है वो सब लोगों को मिलेगा। मतलब इसमें 4 आरओ प्लांट जो है वो लगाए गए हैं गांव के अंदर, जो गांव के लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य पानी जो है वो साफ प्रदान करेगा, सारे लोगों को मिलेगा। बहुत ही अच्छी बात जो है वो आदर्श ग्राम पंचायत इनिशिएटिव के थ्रू की गई। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, अनिष्का बयानी जो कि इंडिया से गोल्ड मेडल जीतती है मलेशियन एज ग्रुप रैपिड चेस चैंपियनशिप के अंदर, मलेशिया के अंदर अगस्त 2022 में, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो केवल 6 साल की हैं ये, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये है रैपिड चेस चैंपियनशिप जो कि कुलालमपुर में हुई मलेशिया के अंदर। महाराष्ट्र की जो अनिष्का है ये फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट है, ये धीरूभाई अंबानी स्कूल में पढ़ती हैं, और अंडर 6 कैटेगरी के अंदर इन्होंने इसके अंदर खेला, और 6 में से 4 पॉइंट लेके इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीत लिया है। तो अनिष्का बयानी। तो ये थे दोस्तों हमारे पास सितंबर महीने के फर्स्ट हफ्ते के करंट अफेयर। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे करंट अफेयर समझ आ गए होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।